वेलकम बच्चों, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। इसका आज हम चौथा लेक्चर करने जा रहे हैं। इसमें हम पहले 3 लेक्चरों में 3-3 प्रश्न आपको समझा चुके हैं, याद करवा चुके हैं और उनका पीडीएफ में आपको पीडीएफ का लिंक उनका दिया जा चुका है। आज लेक्चर 4 में जो हमारे 3 प्रश्न हैं, उसमें पहला प्रश्न है हेनरी का नियम क्या है। हेनरी का नियम क्या है, ये एक अलग से भी प्रश्न बनता है। हेनरी का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग और सीमाएं बताइए। तो देखिए, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग और इसकी सीमाएं, यह हमें अध्ययन करना है। तो हेनरी का नियम कब लगता है, जब हम किसी गैस को द्रव में घोलने जा रहे हों। चूँकि गैसें, हेनरी का नियम गैसों की द्रवों में विलेयता पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करता है। हेनरी का नियम गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करता है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, हमने ताप स्थिर रखा, विलायक का आयतन कैसा लिया, इकाई आयतन विलायक का लिया। स्थिर ताप पर विलायक के इकाई आयतन में, अब जब हम किसी गैस को इसमें घोलने जाएंगे तो कुछ ना कुछ मात्रा गैस की घुलेगी। हम मान रहे हैं वो मात्रा m है। स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में घुली किसी गैस की मात्रा उस द्रव की सतह पर, गैस है तो द्रव की सतह पर कुछ दाब लगाती है, उस द्रव की सतह पर साम्य अवस्था में लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। मतलब जितना ज़्यादा, मैंने आपको ये पहले भी बताया है, मान लीजिए मेरे पास 2 अलग अलग विलयन हैं, इसमें भी मात्रा पदार्थ की 20 ml है, इसमें भी पदार्थ का जो विलायक है उसकी मात्रा 20 ml है। यहाँ पर हम गैस का दाब 1 atm रख रहे हैं, यहाँ पर हम गैस का दाब 2 atm रख रहे हैं। तो इसमें घुली हुई गैस की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी बजाय इसके। मतलब घुली हुई गैस की मात्रा किसके समानुपाती होती है, दाब के समानुपाती होती है। इस नियम को किसका नियम कहते हैं, हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करता है। यह नियम सन 1803 में दिया गया था। स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। पहले आपको ये वर्ड याद करना है, क्योंकि इस वर्ड के कारण उस द्रव की सतह पर साम्य अवस्था में, तो इसमें आपको नियम थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने लगेगा। इसलिए सीधे से आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा उस गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। अब दाब कब हम मेज़र करते हैं, तो दाब मेजर होता है जब तक साम्य अवस्था नहीं आ जाती, तो उस द्रव की सतह पर साम्य अवस्था में। ये वर्डिंग आप स्किप भी कर सकते हैं, सीधे से लिख सकते हैं, स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा साम्य अवस्था पर उस गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। क्लियर है। अब दाब है गैस का P और घुली हुई गैस की मात्रा है m, तो ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे। हमने समानुपाती हटाया, बराबर और स्थिरांक लगाया, क्योंकि जहाँ से भी समानुपाती हटता है वहाँ बराबर और स्थिरांक लगता है। यहाँ हमने बता दिया m गैस की मात्रा है, P गैस का दाब है और KH स्थिरांक है, जिसे हेनरी नियम के कारण कौन सा स्थिरांक कह रहे हैं हम, हेनरी स्थिरांक। अब मान लीजिए ये जो गैस की मात्रा घुली है, यही घुली हुई मात्रा उस गैस का क्या होगी, मोल प्रभाज, विलयन में उपस्थित गैस का मोल प्रभाज। तो यदि हम इसे मोल प्रभाज के टर्म में बताना चाहें, यदि गैस के मोल प्रभाज को गैस की विलेयता माने, तो m की जगह क्या हो जाएगा, x, और p बराबर हमें क्या मिल जाएगा, KHX। यदि मैं यहाँ से KH का मान निकालूं या x का मान निकालूं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x को निकालना है तो p बटे KH। KH यदि हमें कैलकुलेट करना है तो p बटे x। अब ये जो स्थिरांक है, हेनरी स्थिरांक, अलग अलग गैसों के लिए इस KH का मान अलग अलग होता है। समान ताप पर, एक ताप आपने ले लिया, गैसें अलग अलग ले लीजिए, तो KH का मान हर गैस के लिए आपको अलग अलग मिलेगा। KH का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, और KH का मान जितना ज़्यादा होगा, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए, KH का मान जितना ज़्यादा होगा गैस की विलेयता उतनी कम होगी। तो KH ज़्यादा है तो विलेयता क्या है, कम है। ये देखिए KH किसी भी, ये x मोल प्रभाज है, कितना मोल घुला है उसका,
KH नीचे है, ऊपर वाले मान लीजिए एक समीकरण है, आपको दिया गया है Z बराबर A इंटू बी सी इंटू डी। तो Z का मान A और B बढ़ने पर Z बढ़ेगा। ऊपर वाले कारक जब भी बढ़ते हैं तो ये वैल्यू बढ़ती है, लेकिन नीचे वाले कारकों की वैल्यू बढ़ी तो ये मान घट जाएगा। तो देखिए आपका KH कहाँ है, नीचे। तो KH बढ़ेगा तो विलेयता क्या होगी, घटेगी। तो KH का मान जितना ज़्यादा होगा गैस की विलेयता उतनी कम होगी। तो 3 बातें आपको KH के संबंध में, हेनरी स्थिरांक के संबंध में याद रखनी है। अलग अलग गैसों के लिए KH का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। KH का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। KH का मान जितना ज़्यादा होगा गैस की विलेयता उतनी कम होगी। क्लियर है ये बात। अब तो ये था आपका हेनरी का नियम कि हेनरी का नियम क्या है। तो आपको हेनरी के नियम को 2 टर्म में डिफाइन करके पढ़ना है। पहला, स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा साम्य अवस्था पर गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती। यदि हम गैस की घुली हुई मात्रा को उसका मोल प्रभाज माने या विलेयता को उसका मोल प्रभाज माने तो m की जगह क्या ले लेंगे, x। यहाँ KH एक स्थिरांक है जिसे हेनरी स्थिरांक कहते हैं। हेनरी स्थिरांक की 3 लक्षण या विशेषताएं हैं। KH का मान अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है। KH का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। KH जितना ज़्यादा होगा, ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखना है, KH का मान जितना ज़्यादा होगा गैस की विलेयता उतनी कम होगी। अब इस हेनरी नियम के अनुप्रयोग क्या हैं, तो देखिए हेनरी के नियमों के अनुप्रयोग मैं आपको समझाती हूँ। तो हेनरी के नियमों के अनुप्रयोग में, हेनरी के नियम के अनुप्रयोगों में सबसे पहला अनुप्रयोग दैनिक जीवन में जो हम देखें कि जो आपका सोडा वाटर या शीतल पेय पदार्थ होते हैं, सोडा वाटर या शीतल पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं, इन्हें CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतल को कैसा बंद किया जाता है, अधिक दाब पर, क्योंकि दाब जितना ज़्यादा होगा CO2 उतनी अधिक खुली होगी। तो सोडा वाटर एवं शीतल पेय में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए जितनी भी बॉटल्स हैं उन्हें किस दाब पर बंद किया जाता है, अधिक दाब पर बंद किया जाता है। दूसरा, गहरे समुद्र में जो गोताखोर गोता लगाते हैं, गहरे समुद्र में जो गोताखोर गोता लगाते हैं, तो जैसे देखिए ये आपका समुद्र का तल है, ये नीचे नीचे जा रहे हैं, ये समुद्र की तलहटी है, ये ऊपरी भाग है, ये निचला भाग है। जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं दाब बढ़ता जाता है। सतह पर दाब सबसे कम होता है और जैसे जैसे नीचे जाएंगे दाब क्या होगा, बढ़ेगा। दाब बढ़ेगा तो गैसों की विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। हमने अभी पढ़ा है, दाब बढ़ाएंगे तो गैस की विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। तो जो गोताखोर होते हैं जब वो समुद्र में नीचे की ओर जाते हैं तो उनके रक्त में घुलने वाली गैसों की मात्रा क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्यों, क्योंकि दाब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब जब वो वापस पुनः ऊपर की ओर आते हैं तो दाब क्या हुआ, कम हुआ। ये बात समझ में आ रही है। यदि हम समुद्र की बात करें, गहरे समुद्र में जो गोताखोर गोता लगाते हैं, तो जब गोताखोर समुद्र की सतह ऊपरी तल पर हैं तो वहाँ दाब क्या है, कम है। जैसे जैसे सतह में नीचे की ओर जाते हैं दाब बढ़ता जाता है। दाब बढ़ता है तो गोताखोरों के रक्त में घुलने वाली गैसों की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब जब वो ऊपर की ओर आते हैं तो दाब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। गैसों की मात्रा या विलेयता क्या होने लगती है, उस स्थिति में कम होने लगती है। जो गैसें हैं वो बुलबुलों के रूप में रक्त में, जैसे नाइट्रोजन घुल गई, ये नाइट्रोजन बुलबुलों के रूप में रक्त में क्या होती है, मुक्त होती है और कोशिकाओं में जो रक्त में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। रक्त और कोशिकाओं में इन बुलबुलों के कारण अवरोध उत्पन्न होता है और जो आपके गोताखोर हैं उन्हें बहुत पीड़ा का अनुभव होता है। इस स्थिति को बैंड्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बैंड्स कहते हैं। और गोताखोरों को ये स्थिति कई बार इतनी घातक और जानलेवा सिद्ध हो जाती है कि गोताखोर इस पीड़ा को सह नहीं पाते। इस स्थिति से बचने के लिए गोताखोरों को जो टैंक दिए जाते हैं उनके टैंकों में सामान्य वायु ना भरकर उसमें 11.7% हीलियम, 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन, इन 3 गैसों का मिश्रण, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण 11, 56, 32
है ना, 11.7, 56.2, 32.1, इनका मिश्रण उन्हें कृत्रिम श्वास वायु के लिए दिया जाता है जिससे वो इसके जहरीले प्रभाव से बच सके। क्लियर है ये बात? इसको एक बार फिर से सुन लीजिए। गहरे समुद्र में श्वास लेने हेतु गोताखोरों को अधिक दाब पर गैसों की अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ता है। सतह पर दाब कम होता है, जैसे नीचे की ओर जाते हैं दाब बढ़ता जाता है, जिससे रक्त में घुलने वाली गैसों की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब गोताखोर वापस आते हैं तो दाब कम होने के कारण विलेयता कम होती है और गैसें बुलबुलों के रूप में मुक्त होती हैं, जिससे कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न होता है और गोताखोरों को पीड़ा का बहुत ही पीड़ादायक स्थिति ये होती है। चिकित्सीय भाषा में इसे कहा जाए तो इस स्थिति को बैंड्स कहा जाता है। इससे बचने के लिए गोताखोरों को कृत्रिम श्वास के रूप में 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है, जिससे अधिक मात्रा में वो रक्त में घुल ना पाए और इस पीड़ादायक स्थिति से बचा जा सके। तो पहला अनुप्रयोग था सोडा वाटर की बोतल को अधिक दाब पर बंद करना, गोताखोरों को श्वास के रूप में कृत्रिम श्वास के रूप में कृत्रिम मिश्रण देना, और तीसरा इसका अनुप्रयोग है कि जो अधिक ऊंचाई वाले, देखिए जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊपर की ओर जाने पर ऑक्सीजन की आंशिक दाब क्या होता जाता है, कम होता जाता है। इस स्थिति में जो आरोहक हैं जो ऊपर जाते हैं उनके कोशिकाओं में ऑक्सीजन की सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है और वो चक्कर आना, स्पष्टतः सोच का ना होना, ऐसे लक्षणों से पीड़ित हो जाते हैं। इसे कहते हैं एनॉक्सिया। तो यदि पूछा जाए एनॉक्सिया क्या है, तो आरोहक ऊंचाई वाले स्थानों पर जाते समय ऑक्सीजन की कमी के कारण जिन कष्टों या जिस पीड़ा का अनुभव करते हैं वो उस बीमारी या उन लक्षणों को हम क्या कहते हैं, एनॉक्सिया। उनकी जो सोच है वो धीरे धीरे धुंधली हो जाती है, स्पष्टता समझ नहीं आता, उन्हें हम कहते हैं एनॉक्सिया। तो ये 3 जगह इनके अनुप्रयोग हैं, पहला सोडा वाटर में, दूसरा गहरे समुद्र में और तीसरा अधिक ऊंचाई वाली जगहों में। तो देखिए हेनरी के नियम को आप किन किन पॉइंट्स पर याद करेंगे। सबसे पहला हेनरी का नियम कब लागू हो रहा है, तो गैस की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए। गैस द्रव में घुलने जा रही हो तो दाब उसे कैसे प्रभावित करता है, इसको स्पष्ट करने के लिए हेनरी ने नियम दिया था। दूसरी बात ये याद रखनी है, P समानुपाती M की स्थिर ताप पर किसी गैस के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा साम्य अवस्था पर गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान रहना चाहिए कि इस विलेयता को, घुली हुई गैस की मात्रा को हम मोल प्रभाज के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा कि यदि हम इन दोनों में से समानुपाती हटाएं तो हमें KHX मिलता है या KHM मिलता है। KH यहाँ पर हेनरी स्थिरांक है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आएगा, तो KH के क्या क्या गुण हैं कि समान ताप पर भिन्न भिन्न गैसों के लिए इसका मान भिन्न भिन्न होता है। दूसरा, ये गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। और तीसरा, KH जितना ज़्यादा होगा विलेयता उतनी कम होगी। ये बातें ध्यान रखनी है। तीसरा पॉइंट इसका अनुप्रयोग हम करेंगे। तो अनुप्रयोग में 3 अनुप्रयोग करने हैं। पहला सोडा वाटर वाला कि सोडा वाटर की बॉटल्स को अधिक दाब पर क्यों बंद किया जाता है, ताकि CO2 अधिक मात्रा में घुल सके। दूसरा, गहरे समुद्र में जो गोताखोर जाते हैं उन्हें कृत्रिम श्वास के रूप में हम अलग से वायु का मिश्रण क्यों देते हैं और वो मिश्रण क्या है। और तीसरा, अधिक ऊंचाई पर रहने वाले एनॉक्सिया से पीड़ित क्यों हो जाते हैं। तो अधिक ऊंचाई पर रहने वाले एनॉक्सिया से पीड़ित क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है, मिलने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और शरीर में ऑक्सीजन कम होने से व्यक्ति जिस रोग से पीड़ित होता है या उसकी जो याददाश्त जाती है या उसको चक्कर और बेचैनी महसूस होती है, उसे क्या कहा जाता है, एनॉक्सिया। फिर चौथे पॉइंट में आप इसकी सीमाएं बताएंगे। सीमाओं में 4 सीमाएं हैं। आपको सीमाओं में पॉइंट याद रखने हैं। पहला कि इस पर ताप, दाब, तीसरी लगेगी सीमा विलेयता पर और चौथी लगेगी सीमा आणविक अवस्था पर। ये 4 स्थितियों में सीमाएं उसकी अलग अलग हैं। इन चारों को वो बताता है कि कैसा हो। तो ताप में लिखेंगे हम, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए,
ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। दाब के लिए हम लिखेंगे दाब का मान बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। विलेयता हम लिखेंगे विलेयता बहुत कम नहीं होनी चाहिए। ताप कम नहीं होना चाहिए, दाब अत्यधिक नहीं होना चाहिए, विलेयता कम नहीं होनी चाहिए। और आणविक अवस्था में हम लिखेंगे कि गैस की आणविक अवस्था गैसीय और द्रवीय दोनों अवस्थाओं में एक सी होनी चाहिए। ये हेनरी के नियम की सीमाएं हैं कि ताप, पहले पॉइंट याद कीजिएगा, ताप, दाब, विलेयता, आणविक अवस्था। ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, विलेयता, गैस की विलेयता कम नहीं होनी चाहिए। आणविक अवस्था तो गैस की गैसीय और द्रवीय दोनों अवस्थाओं में आणविक अवस्था एक सी होनी चाहिए। मतलब यदि H2 गैसीय अवस्था में है तो H2 ही द्रवीय अवस्था में हो। गैसीय आणविक अवस्था उसकी कैसी होनी चाहिए, एक सी होनी चाहिए। ये क्या है, ये सीमाएं हैं किसकी, हेनरी के नियम की। तो इतना करने पर आपका ये वाला प्रश्न तैयार हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं। देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करेंगे, ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाएंगे। अब हम किसके अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ने जा रहे हैं यहाँ, विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म। तो किसी भी विलयन के वे गुणधर्म जो उसमें उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अणुओं की संख्या पर गुणधर्म कैसे निर्भर करते हैं। तो देखिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। यदि मैंने आपसे कहा कि पानी का क्वथनांक बताओ सामान्य दाब पर, तो क्या आप मेरे से ये पूछते हैं कि पानी 1 लीटर है कि पानी 2 लीटर है कि पानी 3 लीटर है। तो सामान्य दाब पर पानी चाहे 1 लीटर हो उसका क्वथनांक 100 है, पानी चाहे 2 लीटर हो उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, चाहे पानी 3 लीटर हो उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो पानी के क्वथनांक पर पानी की मात्रा का अणुओं की संख्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, इसलिए ये क्वथनांक अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं होगा। लेकिन यदि मैं कहती हूँ आयतन कि 1 लीटर पानी द्वारा घेरा गया आयतन, 2 लीटर द्वारा घेरा गया आयतन, 3 लीटर द्वारा घेरा गया आयतन, ये अलग अलग होंगे या नहीं, तो आप बोलेंगे 1 लीटर का आयतन ही 1 लीटर है, वो कम है, 2 वाला उससे ज़्यादा, 3 वाला उससे ज़्यादा। तो ये अणुओं की संख्या बढ़ी तो आयतन क्या हो गया, बढ़ गया, तो ये अणुसंख्यक गुणधर्म हुआ। तो जो गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर नहीं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। और ऐसे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करते बल्कि प्रकृति पर निर्भर करते हैं, जैसे क्वथनांक प्रकृति पर निर्भर कर रहा है। कितना पानी, जब भी आपसे पूछा जाए पानी का क्वथनांक बताइए, तो आप ये नहीं पूछते पानी कितना है, हम सीधे बोलते हैं सामान्य दाब पर 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। तो किसी भी विलयन के वे गुणधर्म जो उसमें उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। देखिए विलयन में 2 चीजें होती हैं, विलायक और विलेय। किसके अणुओं की संख्या पर, विलेय के अणुओं की संख्या पर। तो किसी भी विलयन के वे गुणधर्म जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। और विलयन में अणुसंख्यक गुणधर्म 4 हैं। पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा है हिमांक में अवनमन। और चौथा है परासरण दाब। तो इन चारों को हम एक एक करके देखेंगे और इन चारों से हमें अणुभार की गणना भी सीखनी है कि जो विलेय है उसके अणुभार की गणना इन चारों से हम कैसे करेंगे। पहले तो ये देखेंगे कि ये क्या है, फिर देखेंगे कि कैसे सिद्ध करेंगे कि ये अणुसंख्यक गुणधर्म है, फिर इनकी सहायता से अणुभार की गणना, विलेय के अणुभार की गणना हम कैसे करें, अब हमें ये सीखना होगा। तो आज का दूसरा प्रश्न आपका था कि अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म बताइए। देखिए इस पर ऑब्जेक्टिव आते हैं
जैसे आपको दे दें क्वथनांक अणुसंख्यक गुणधर्म कौन नहीं है, तो क्वथनांक अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, लेकिन क्वथनांक में उन्नयन अणुसंख्यक गुणधर्म है। हिमांक अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, हिमांक में अवनमन अणुसंख्यक गुणधर्म है। परासरण अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, परासरण दाब अणुसंख्यक गुणधर्म है। वाष्प दाब अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, लेकिन वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो विलयन के 4 अणुसंख्यक गुणधर्म हैं, ये आपको याद रखने हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं? तो किसी भी विलयन के वे गुणधर्म जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। यहाँ विलय पॉइंट याद रखना जरूरी है। तो ये आज आपका दूसरा प्रश्न था। अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। समपरासरी, अधोपरासरी और अतिपरासरी। बहुत आसान सी परिभाषाएं हैं। यदि हमने अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अब ये अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? तो जितनी भी जीवित जंतुओं की बाह्य झिल्लियां हैं वो अर्धपारगम्य झिल्लियां होती हैं। प्याज की झिल्ली, हमारी स्किन की ये बाह्य झिल्ली, ये सब अर्धपारगम्य झिल्लियां होती हैं। और कृत्रिम रूप से ये कॉपर फेरोसाइनाइड की बनाई जाती है। कॉपर फेरोसाइनाइड, ये भी 1 नंबर का एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि कृत्रिम रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली किसकी बनी होती है? तो कृत्रिम रूप से कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2Fe ब्रैकेट में CN6 इसकी बनी होती है। तो हमने ये अर्धपारगम्य झिल्ली ली। अर्धपारगम्य झिल्ली से 2 विलयनों को पृथक किया। तो यदि इन दोनों का एक दूसरे की ओर गमन नहीं हो रहा है, ऐसे दो विलयन जिन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर परासरण की क्रिया नहीं होती, ना तो यहाँ से विलायक के कण यहाँ गए, ना ही यहाँ से यहाँ आए। तो जब किन्हीं भी 2 विलयनों का परासरण दाब एक समान होता है, परासरण दाब कैसा होता है? एक समान, और उन्हें हम अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करें तो परासरण की क्रिया नहीं होती। ऐसे 2 विलयन जिनके परासरण दाब एक समान होते हैं, उन 2 विलयनों को हम समपरासरी विलयन कहते हैं। समपरासरी विलयन में इनका मोलर सांद्रण, मोल कैसे निकालते हैं? तो पदार्थ का भार बटे अणु भार, इनके मोलर सांद्रण भी कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। तो ऐसे 2 विलयन जिनके परासरण दाब एक समान होते हैं, जिन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर कोई भी विलयन किसी की ओर गमन नहीं करता, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। इनके मोलर सांद्रण एक समान होते हैं, इसलिए एक का अणुभार ज्ञात होने पर दूसरे के अणुभार की गणना हम क्या कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये समपरासरी थे। अब मान लीजिए अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा हमने 2 विलयनों को पृथक किया, दोनों का परासरण दाब एक समान नहीं है, तो वे विलयन जिनका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब से कम होता है, जिसका कम है वो अधोपरासरी कहलाएगा, और जिसका परासरण दाब अधिक है वो अतिपरासरी कहलाएगा। क्लियर है? 2 विलयनों के यदि परासरण दाब एक समान है तो समपरासरी। 2 में से यदि 2 अलग अलग सांद्रताओं वाले, 2 अलग अलग परासरण दाब वाले विलयन हमने रखे हैं, तो वह विलयन जिसका परासरण दाब अधिक है वो अतिपरासरी कहलाएगा, और वह विलयन जिसका परासरण दाब कम है वो अल्पपरासरी कहलाएगा। तो ये आपका तीसरा प्रश्न था जो आपको याद करना है। 2 विलयन जिनके परासरण दाब एक समान होते हैं, समपरासरी। 2 विलयन जब परासरण दाब एक समान नहीं है तो जिसका परासरण दाब कम है वो अधोपरासरी, जिसका परासरण दाब अधिक है वो अतिपरासरी कहलाता है। क्लियर है? तो ये पूरे तीनों प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझेंगे और लर्न करेंगे, और इनके नोट्स आपको PDF इनका लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो स्टूडेंट प्लीज़ डू वर्क हार्ड ताकि हम परिणामों को सुधार सकें। अभी भी समय बहुत है। रेगुलरली 3 क्वेश्चंस भी आप करेंगे तो आप देखेंगे देखते देखते आपके चैप्टर्स कंप्लीट होते चले जाएंगे। फिर एक ही उम्मीद कि आप सब मेरी मदद ज़रूर करेंगे ताकि आपका भविष्य बेहतर बन सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। हाँ, और एक बात और
इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनमें भी पढ़ाई के प्रति जागरूकता आए। 3 प्रश्न याद करने के लिए मुश्किल से हमें 45 से 50 मिनट का समय देना होता है। उस समय को दीजिए और आपका भविष्य उज्जवल हो, आप रसायन में बेहद अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इसी उम्मीद के साथ बाय।